अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। इस वक्त सबकी नज़रें मरकूज़ हैं सेनेट इलेक्शंस में, मोर सो बिकॉज जो कुछ खैबर पख्तूनख्वा की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सियासी तंजीम है उनकी जानिब से जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उससे यूँ लगता है कि मामलात अभी भी वहाँ पर सुलझे नहीं हैं। जबकि एज़ वी स्पीक सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा साहब इन नाराज़ लोगों को लेकर के मुलाकात करवा रहे हैं वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से, क्योंकि आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में खैबर पख्तूनख्वा के जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहदेदार हैं उनका ये कहना था कि जो नज़रियाती कारकुनान हैं उनको इग्नोर किया गया है और इनके जो टिकट्स हैं वो वापस नहीं लिए जाएंगे, यानी वो दस्तबरदार नहीं होंगे। अब इन तमाम मामलात में देखना यह है कि 21 जुलाई को जो सेनेट के इंतखाबात होने हैं खैबर पख्तूनख्वा की 11 नशिस्तों पर, वो वक्त पर हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। इन्हीं तमाम उमूर पर बात करते हैं और फिर जो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने अपोजिशन के साथ एक फार्मूला भी तय किया है उस पर भी बात करेंगे। इन फोकस हैं बैरिस्टर अकील मलिक, स्टेट मिनिस्टर बराए कानून और इंसाफ। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। बैरिस्टर साहब, 21 जुलाई को जो होने हैं सेनेट के इलेक्शंस, उस हवाले से पहले तो ये बताइएगा कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान जो गुज़िश्ता राज मुलाकात हुई थी और कहा यह जा रहा है कि शायद कोई फार्मूला तय हो गया है, यानी कंसेंसस हैज़ बिन रीच्ड, ताकि बिला मुकाबला जो है वो मुंतखब हो जाएं सेनेटर्स। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादिया साहब बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल ये बातचीत तो चल रही थी और आपको पता है कि सियासत के अंदर इट्स द आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटीज़। बिल्कुल हमारी कोशिश थी कि हॉर्स ट्रेडिंग को किसी तरह कर्ब किया जाए और बिलखसूस एक तो टिकट ट्रेडिंग जो पीटीआई के अंदर चल रही है उसको तो नहीं रोका जा सकता, बिकॉज उससे हमारा कंसर्न तो नहीं है, वो पीटीआई का एक अपना इंटरनल इशू है जो खुल के आपस में जो तजाद है या जो आपस की खलफशारी है और जो नज़रियाती कारकुनान को उन्होंने नज़रअंदाज भी किया है और खुल के आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और उसके कॉन्सिक्वेंसेस का भी बता दिया उन्होंने। बरकैफ दैट्स अ सेपरेट टॉपिक, लेकिन मैं अपने आप को कन्फाइन करूँगा फ़िलवक़्त जो एक सीट एडजस्टमेंट कह लें या एक सीट्स की एडजस्टमेंट है उस हवाले से, क्योंकि ये भी बहुत बाज़गश थी कि शायद कोई हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है और इस प्रैक्टिस को बिल्कुल कर्ब भी करना चाहिए। हमने ये बिल्कुल प्रपोज़ किया कि आप जो है अफ़ाम तफ़हीम से तमाम तर मामला जो एज़ पर फार्मूला आपको और हमारा शेयर बनता है, हम उस हिसाब से जो है तमाम तर ये सेटलमेंट कर लेते हैं, जिसकी जितनी स्ट्रेंथ है, अपोजिशन की अपनी स्ट्रेंथ है, हुकूमत की वहाँ पे पीटीआई की अपनी स्ट्रेंथ है, तो ज़ाहिरी बात है कि इस तमाम तर हवाले से हमने 5-6 का एक फार्मूला तय किया है और अब एक्सेप्टेंस तो बिल्कुल पीटीआई की तरफ से है, गो के उनकी तरफ से कोई एक्सेप्टेंस का बता भी दिया गया है टू सर्टेन एक्सटेंट, लेकिन सीइंग इज़ बिलीविंग। जब तक ये होगा नहीं तब तक कहा नहीं जा सकता कि वाक़तन ये बात ऐसे ही होगी या नहीं होगी, क्योंकि पीटीआई अपनी कई दफ़ा बातों को जो कह देती है फिर उससे यू टर्न भी लेती है, तो ये खुदा न खास्ता आई होप नॉट कि ये एक और यू टर्न हो पीटीआई की तरफ। अच्छा, यानी कि ये 6-5 का जिक्र पहले भी था और अगर ये हतमी होता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं हो पाता तो फिर क्या लाहे अमल है अपोजिशन इत्तेहाद के पास? क्योंकि आज आपने उनके जो कारकुनान हैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुना होगा, वो बारहा ये कहते हैं कि जब हम बहुत आराम से तकरीबन 7 और इवन 8 नशिस्तें ले सकते हैं तो फिर क्या ज़रूरत है कि हम ये बिला मुकाबला मुंतखब होने का फार्मूला तय किया जाए? देखें, अब वो उनकी कैलकुलेशन किस हिसाब से है, हमने तो अपनी कैलकुलेशन की और हमने कहा कि जी एज़ पर नंबर्स जो वहाँ पे प्रोविंशियल असम्बली में नंबर्स हैं वो वाज़े तौर पे यही ट्रांसलेट कर रहे हैं कि आप कितनी बनती हैं, हमारी इतनी बनती हैं। हॉर्स ट्रेडिंग की एलिगेशंस लग रही हैं, तो हम नहीं चाहते कि किसी किस्म के भी हॉर्स ट्रेडिंग का कोई मामला हो, हम तो इस प्रैक्टिस को कर्ब करना चाहते हैं। इफ़ एनीथिंग इस तमाम तर मामले पे यही बैक एंड फोर्थ चलता रहा और टू ग्रेटर एक्सटेंट ये एक कंसेंसस बिल्ड हुआ इस तमाम तर मामले पे कि बिल्कुल हॉर्स ट्रेडिंग को जो है कर्ब करना चाहिए और इन रियलिटी अगर आप नंबर्स को ट्रांसलेट करें इस तमाम तर फार्मूले के साथ तो फिर उसको जब देखें तो इतनी ही सीट्स बनती हैं। अलबत्ता अगर वो ये ख्वाहिश कर रहे हैं कि शायद वो एक आध सीट को ज़्यादा निकाल लेंगे तो हमारे पास अपोजिशन की जो हमारे साथी हैं, इत्तेहादी हैं, बिल्कुल उनके साथ हमारा एक प्लान बी भी हमेशा साथ होता है और हमारे पास प्लान बी भी है। अगर ये बेल मुंडे ना चढ़ी तो बिल्कुल हमारे पास दूसरा रास्ता भी मौजूद है जो हमारा प्लान बी है।
और जो प्लान बी होगा उसके तहत भी 5 ही ऑपोजिशन फ्रंट सिक्योर करेगा या फिर वो फिर कुछ और हो सकता है? देखिए, फिर उसके बाद तो अगर ये नहीं होता एडजस्टमेंट का मामला या एक कंसेंसस नहीं होता इस चीज़ पे, तो फिर ज़ाहिरी बात है कि हम अपनी बिल्कुल कोशिश करेंगे, और अगर हम 5 से कुछ ज़्यादा आगे जा सके तो बिल्कुल हम वो भी कोशिश करेंगे, क्यों नहीं। अब क्योंकि कानून और इंसाफ के स्टेट मिनिस्टर भी हैं, इलेक्शन लॉज को भी अच्छी तरह समझते हैं, ये जो कहा जा रहा है कि दस्तबरदार नहीं होंगे नाराज़ उम्मीदवार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जो कि आज उन्होंने किया। अब लेट्स सी कि उनकी पार्टी के मामलात अगर तय हो जाते हैं तो नथिंग सो, लेकिन अगर नहीं हो पाते तो फिर क्या 21 जुलाई को ये वक्त पर हो सकेंगे सेनेट के इंतखाबात? देखिए, पहले तो 21 से पहले 20 जुलाई है, और जिस दिन इजलास बुलाया हुआ है उस दिन पहले ओथ टेकिंग होनी है इन मेंबरान की जो रिज़र्व सीट्स में हैं, और फिर ज़ाहिरी बात है उसके बाद ही फिर 21 तारीख को ये इलेक्शन प्रोसेस होगा। मुझे तो ये था कि शायद अली अमीन गंडापुर साहब बज़िद रहें और बिल्कुल इजलास ना बुलाएं, लेकिन बरकैफ आई थिंक कि सैनिटी प्रिवेल की है इस तमाम तर मामले पे, और इजलास जो 20 को बुलाया गया है वो इसी हवाले से बुलाया गया है कि इनकी ओथ टेकिंग हो जाए, और फिर उसके साथ ये 21 को भी मामला जो सेनेट के इलेक्शंस के हवाले से है, ये भी केपी सूबे के हवाले से ये भी इख्तिताम पजीर हो। लेकिन अगर कोई चेंज ऑफ हार्ट होता है, ये चेंज ऑफ माइंड होता है, ये चेंज ऑफ कह लें टेम्परेचर होता है, तो फिर बिल्कुल मैं समझता हूँ कि हो सकता है ये ऐन मुमकिन है ये इलेक्शन ताख़ीर का शिकार हो। अगर ओथ नहीं होता और ये कोई एडजस्टमेंट नहीं होती, इनके लोग अगर कागज़ वापस ना भी लें तो उससे कोई मैटर नहीं करता। फिर वो ऑब्वियसली जिसकी जितनी वोट्स होंगी वो प्रायोरिटी वाइज जो लिस्ट बनती है कि जिस कैंडिडेट को ज़्यादा वोट्स पड़ी हैं वो उस हिसाब से फिर जो है वो इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस वो आ जाता है। और यहाँ पे भी कितनी दफ़ा हुआ, आपने देखा पंजाब असम्बली में भी होता रहा, कि सिंध में भी होता रहा, कई लोग नहीं भी विड्रॉ करते। सो दैट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, उससे मैटर नहीं करता, बिकॉज वो फिर प्रायोरिटी वाइज देखा जाता है नंबर कि किसके ज़्यादा वोट्स हैं और क्या मामला है, और फिर उस हिसाब से ही उसकी कैलकुलेशन की जाती है। असल चीज़ जो है, गेम जो है वो 20 की है कि उस दिन हलफ बर्दारी जो है वो खुश असलूबी से हो जाए ताकि 21 को फिर सेनेट के इलेक्शंस हों। जी बिल्कुल, असल तो बात यही है, और उसमें एक दो दिन रहते हैं, जाहिर बात है देखना है कि कल का दिन जो है। अब एक चीज़ मैं बैरिस्टर साहब आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि कंसेंसस की जो ये बात हुई कि ये फॉर्मूला तय हुआ ताकि हॉर्स ट्रेडिंग को कर्ब किया जा सके। हर बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऐसे किसी भी मामले पे जब PMLN पीपल्स पार्टी उसमें इन्वॉल्व हो तो वो हमेशा कहते हैं कि हम अपने लीडर से पूछ कर और फिर आपको फाइनल बताएंगे। तो इस मरतबा ऐसा कुछ नहीं हुआ कि उन्होंने कहा कि हम इमरान खान साहब से पूछ कर फिर ये फॉर्मूला आपके साथ तय करेंगे? देखिए, ये बहुत ही पर्टिनेंट क्वेश्चन आपने पूछा है, क्योंकि इस दफ़ा मेरे ख्याल से ना अली अमीन गंडापुर साहब ने, ना बैरिस्टर सैफ ने, ना दीगर इनकी पार्टी के लोगों ने ये शायद इस चीज़ की डिमांड की, बल्कि डिमांड क्या करना थी, ये डिमांड रखी ही नहीं गई कि हम खान से पूछ के बताएंगे या हम जहाँ हमें मशावरत करनी है। और असद कैसर साहब ने तो यहाँ तक कह दिया कि ये भी नहीं पता कि वाक़तन ये नाम इमरान खान साहब ने ही अप्रूव किए हैं या नहीं किए, बिकॉज मेरा नहीं ख्याल कि ये पार्टी उनके कंट्रोल में है। वो वाक़तन ही इज़ लॉस्ट कंट्रोल ओवर हिज ओन पार्टी, और ये बाहर जो लोग हैं जो अरकान पार्लियामेंट भी हैं और पार्टी को चला भी रहे हैं, जैसा तैसा भी चला रहे हैं, इन सब ने हाईजैक कर लिया है इस पार्टी को। तो फिर अगर हाईजैक कर ही लिया है तो फिर तो आप जो तहरीक का इन्होंने अनाउंसमेंट कर दी है, बजाय ये कि आप खंदकें खोदें, कंटेनर्स लगाएं, इनके साथ बैठ के मज़ाकरात कर लें, जब यहाँ तक कंसेंसस और आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटी मुमकिन है तो इसमें भी कर लीजिए। फिर जो 5 अगस्त को उन्होंने कहा है कि हम उरूज पर लेकर जाएंगे तहरीक को। देखिए, 5 अगस्त के बाद फ़ौरन ही 90 दिन का अल्टीमेटम भी खुद ही दे दिया गया। अब यहाँ पे तो ये सवाल आपका उनसे करना बनता है। मैं समझता हूँ कि बिल्कुल हमने तो एक नहीं 12 दफ़ा इनको मज़ाकरात की दावत दी, लेकिन मज़ाकरात की जहाँ पे बात आती है वो कुछ क्योंकि अपने वर्कर्स को, अपने सपोर्टर्स को जो बचे कुछ रह चुके हैं उनके लिए भी फेस सेविंग रखना चाहते हैं, और उस फेस सेविंग में मज़ाकरात कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करते उनके TORs में। अब या उनका जो एक कॉन्ट्रैक्ट है अपने वर्कर्स के साथ या जो एतमाद है अपने पार्टी के लोगों के साथ, बिकॉज ऑब्वियसली इतना उन्होंने इदारों के ख़िलाफ़ एक जहर भर दिया है उनके जहनों में, एक झूठ का पलंदा जो उनको बार बार रीइटरेट किया जाता है। अब ये अगर कोई बात करें तो आप सोशल मीडिया की मिसालें आपके सामने हैं, इनकी अपनी पार्टी के लोगों के पीछे जो है
वो ढोल लेके पीछे शुरू हो जाते हैं इनके सोशल मीडिया के कीबोर्ड वॉरियर्स। तो ये तमाम मामला तो यही है जो इनकी अपनी पार्टी के लोगों को भी नहीं छोड़ते। तो अब उस तमाम तर पहराए में तो बड़ा मुश्किल है कि ये अपनी सोशल मीडिया हो या दीगर पार्टी के कारकुनान हो या रकीन हो, जिसकी आप एक झलक आज आपने देखी कि जो पार्टी के लोगों के साथ ज्यादती की गई तो वो खुल के सामने उन्होंने बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा हम CM KP के घर भी जाएंगे, उसका जलाओ गिराव भी करेंगे और इसी तरह हम असम्बली के बाहर भी आएंगे 21 तारीख को। तो ये जब ऐसा ज्ञान हो, ऐसी टीचिंग्स हो, ऐसी जो है पॉलिटिकल नशोनुमा हो एक सियासी जमात की अपने वर्कर्स और अपने सपोर्टर्स की, तो फिर यही खमियाजे तो भुगतने पड़ते हैं। इसका एक दूसरा पहलू भी हो सकता है ना कि इतनी जमहूरियत तो है कि आकर वो खुल करके अपनी पार्टी के उस वक्त के ओहदेदारों के खिलाफ बोल सकते हैं, दीगर पार्टियों की तरह चुप नहीं रहते। दूसरी बात मैं आपसे ये करना चाहूँगी बैरिस्टर साहब, तो इसका क्या मतलब समझा जाए कि जिस तहरीक की अनाउंसमेंट अली अमीन गंडापुर साहब ने की, बैरिस्टर गौहर भी कहते हैं आप लोग हुकूमत किसी किस्म से नहीं समझती कि इस तहरीक से पहले जो हुकूमत का काम होता है जाकर बात की जाए। वही मेरा फिर से मैं आई वुड लाइक टू रिपीट इट कि इंस्टेड ऑफ डिगिंग द मोटरवेज इट्स बेटर टू टॉक टू देम। You're absolutely right, and this is why we've actually reiterated this proposal and this request of ours to them again and again. हमने यही बात उनसे की, हमने उनको कहा कि आप सियासी रवैयों को, जमहूरी रवैयों को कायम दायम रखें, सियासी मसाइल का हल सियासी बैठकों में मिलेगा, आएँ बैठें। उन्होंने कहा जी मुज़ाकरात का वक्त गुजर गया, क्योंकि उनकी जो लीडर हैं पार्टी के इमरान खान साहब, उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात अब नहीं हो सकते। उनकी अपनी ट्वीट उठा के देख लें, जो आखिरी ट्वीट उन्होंने की, उन्होंने कहा मुज़ाकरात का वक्त गुजर गया, अब सिर्फ और सिर्फ एहतजाज होगा और सड़कों पर निकला जाएगा। ये तहरीक जो है तारीख़ों का शिकार है। अब ये बात है कि तारीख़ पे तारीख़ जो है इस तहरीक के पहलू में देखी जा सकती है। 2024 से वो तारीखें शुरू हुई हैं और आज दिन तक वो तारीखें चल रही हैं, चाहे वो छोटी ईद हो, चाहे वो बड़ी ईद हो, चाहे वो अशूरा के बाद हो, अशूरा से पहले हो, ये इसी तरह मामला चलता रहेगा और ये सर्कस इसी तरह चलता रहेगा। इसका मतलब आप ये समझते हैं कि कोई 5 अगस्त को हुकूमत को किसी किस्म की कोई परेशानी, टेंशन नहीं है। वैसे होनी भी नहीं चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये बार बार कहती है हमसे तो मुलाकात ही नहीं करने देते, और वो जो कुछ उनके साथ जेल में हो रहा है उसके हिसाब से भी लेट्स नॉट फॉरगेट व्हाट अलीमा खान साहिबा सेड। वो ट्वीट के अंदर भी उन्होंने कहा कि जिस तरह से उनको रखा जा रहा है और उनकी वाइफ को रखा जा रहा है। अब ये क्या मामलात है जिसके बाद फिर अडियाला जेल से भी हम देखते हैं कि वो पूरे बयान भी आता है कि सब कुछ ठीक है और हर चीज़ की सहूलत फराम की जा रही है। लेकिन सवाल इसलिए उठते हैं बैरिस्टर साहब कि जो सहाफ़ी गए थे जिनको ख्वाजा आसिफ ने खुद चैलेंज किया था, उनका लिस्ट में नाम भी था, जो कि एक तरीक़ाकार है कि लिस्ट में आपका नाम हो, फिर आपने तो 4-4 घंटे बाहर खड़े रहने के बावजूद उन्हें नहीं मिलने दिया गया। तो फिर यहाँ पर फिर वो यू नो द डाउट्स बिगिन। देखने देना, जैसे ख्वाजा आसिफ ने कहा, गो एंड लुक फॉर योरसेल्फ। नहीं, बिल्कुल बात दुरुस्त है आपकी कि लिस्ट में नाम था और वो दोनों सहाफ़ी हजरात जो गए वहाँ पे, उन्होंने कहा बिल्कुल, उन्होंने कहा लिस्ट में नाम है, आप इंतज़ार करें। इफ़ समबडी इज़ नॉट विलिंग और रेडी टू वेट देन फिर मैं ये नहीं समझ सकता। सर 4 घंटे वेट करने के बाद भी यू आर सेइंग दे आर नॉट रेडी टू वेट और विलिंग टू वेट, दैट्स नॉट फेयर। 4 घंटे रुके हैं। देखें वहाँ पे क्या सूरत हाल थी, क्या सर्कमस्टांसेस थी, कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन थी। मैं तो ये कहता हूँ जिसका लिस्ट में नाम है बिल्कुल उनकी मुलाकात होनी चाहिए। लेकिन वहाँ पे ये भी आप देखें कि तमाम तर मामला मुलाकातें तो हो रही हैं, उनकी बहनों की मुलाकातें होती हैं, बैरिस्टर सैफ की मुलाकातें होती हैं, दीगर लोगों की मुलाकातें तो हो रही हैं, मुतवातिर तौर पे हो रही हैं। और इसमें ये भी देखें, कम अज़ कम मैं ये भी आई लाइक टू इन्वाइट योर अटेंशन टू ऑल ऑफ दिस एज वेल कि ये एक आम कैदी की बात नहीं हो रही। वो कैदी जिसने 413 दफ़ा ट्वीट किया, काश ये सहूलत किसी और भी कैदी को मैसर होती। वो कैदी जो 10 इंटरव्यूज़ या 10 आर्टिकल्स बैनुल-अक़वामी अखबारात या मैगज़ीन्स में दे चुका है और उनसे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंगेज कर चुका है। वो कैदी जो अपना मेन्यू खुद केयरफुली क्राफ्ट करता है और क्यूरेट करता है कि उसे नाश्ते में क्या खाना है, लंच में क्या खाना है, डिनर में क्या खाना है। फिर उसको वर्जिश की मशीन जो उसने खुद मंगाई, उस पर भी वो ज़ाहिरी बात है कि उसको एक्सरसाइज करनी होती है। फिर कोर्ट यार्ड में घंटा 2 घंटा जो वॉक, चहल कदम या चहल पहल होती है वो भी की जाती है। तो कम अज़ कम ये भी तो देखें ना कि ओवर एंड अबव जो राइट्स हैं या ओवर एंड अबव जो रिलैक्सेशन है वो भी प्रोवाइड की गई है। लेकिन बावजूद इसके कि वो प्रोवाइड
की गई है, मे बी बिकॉज ऑफ हिज स्टैचर एज फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, यू नो, इन अकॉर्डेंस विद जे रूल्स एंड मैनुअल्स, और मे बी शायद उनको भी थोड़ा रिलैक्स किया गया हो। लेकिन यहाँ पे फिर ये डिमांड आ जाती है या ये कहा जाता है कि मुझे काल कोठरी में रखा गया है, डेथ सेल में रखा गया है। I mean, ये भी तो की जाती है। बैरिस्टर साहब, ये तो बात इतने जय्यद सहाफ़ी हैं मुनीब फारूक, और वो ही इज़ वेरी क्रिटिकल ऑफ इमरान खान एंड PTI। उनके मुंह से ये निकलना कि 2 दिन उनकी बाकायदा लाइट भी बंद की गई और उनके साथ जो सलूक है वो काफ़ी सख्त है, तो फिर इसका मतलब कुछ तो है। देखिए, आई डू नॉट सपोर्ट, मेरा अपना एक इंडिविजुअल व्यू है, एंड आई कॉल अ स्पेड। अगर ऐसा सलूक है तो ये बिल्कुल गलत है और सरासर नाइंसाफ़ी है, लेकिन इसके कोई शवाहिद मौजूद नहीं है, इसकी कोई एविडेंस सामने मौजूद नहीं है कि वाक़तन कोई लाइट बंद हुई है। लाइट क्या सिर्फ उनकी बंद हुई है या बाकी लोगों की भी बंद हुई है, ये भी देखने की ज़रूरत है। आई मीन, इफ़ वी कैन नॉट सब्सटैंशिएट क्लेम दैट वी आर मेकिंग थ्रू एविडेंस और थ्रू, यू नो, ऑब्वियसली वो ये अगर बता दें, बैरिस्टर सैफ को भी बता दें या अपनी बहनों को बता दें, क्योंकि बहनों को तो ये बातें नहीं की जाती, वो तो बहनें जो जाती हैं उनसे बात ये नहीं सामने आती, और सिर्फ ये जो क्लेम्स हैं ये अलीमा खान साहिबा के हैं। शायद उनकी मुलाकात आखिरी दफ़ा कब हुई ये भी मुझे नहीं पता, लेकिन वो आके इसी तरह प्रेजेंट करते हैं कि शायद वो अभी आके उनसे मिल के आई हैं और तमाम तर हाल अहवाल जो हैं अलीमा खान साहिबा को डायरेक्टली यू नो कोट ऑन कोट उन्होंने बताए हैं। तो इस ऐसे जो बयानात हैं उनसे भी इज्तनाब किया जाना चाहिए। और जो उनके बेटे हैं, जो आपने देखा कि नाउ दे आर वेरी एक्टिव ऑन सोशल प्लेटफॉर्म्स, और वो पहले US जा रहे हैं, उसके बाद शायद वो पाकिस्तान का रुख करें, उनको तो मिलने दिया जाएगा। देखें, वेरी गुड, बिल्कुल बेटे आए जो 2 साल या इतने अरसे कलील अरसे में नहीं आ सके, उनको बिल्कुल आना चाहिए। आई थिंक दे शुड हैव कम अ लॉट सूनर टू मीट देयर फादर, और बिल्कुल हुकूमत की तरफ से किसी किस्म की रोकथाम नहीं है। अगर वो वीज़ा लेके आएंगे बिल्कुल उनको फैसिलिटेट भी किया जाएगा। एक वालिद को मिलने आ रहे हैं, उनके बच्चे, बिल्कुल उनको आना चाहिए, उनको हम वेलकम भी करेंगे। लेकिन as foreign citizens, in accordance with Article 16 of the Constitution, this is only a citizen's right to actually exercise their right to peaceful assembly or protest, obviously subject to certain exceptions provided under the law. However, having said this, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अगर वो सिर्फ वालिद को मिलने आना चाहते हैं, वालिद की खैरियत दरियाफ्त करना चाहते हैं, आके पाकिस्तान रहना चाहते हैं, बिल्कुल रहें, लेकिन वो किसी प्रोटेस्ट में या किसी इंतशार फैलाने की मुहिम जो है उसका हिस्सा ना बने, और ना उनको बनना चाहिए। क्योंकि किसी भी गैर मुल्क में जाके, मैं अगर किसी वीज़े पे जाता हूँ या आप किसी वीज़े पे जाती हैं, सर्टेन वीज़ा कंडीशंस होती हैं। हमें ये बिल्कुल राइट नहीं है कि हम उस मुल्क में जाके वहाँ पे प्रोटेस्ट करें, वहाँ पे इंतशार फैलाएं या वहाँ पे कानून अपने हाथों में लें। बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर अकील मलिक साहब फॉर बीइंग विद अस ऑन द शो। हुआ है एक ब्रेक का, जब ब्रेक से वापस हाजिर होंगे तो पूछेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ये जो टिकट के मामलात हैं इतने गंभीर क्यों होते जा रहे हैं, और आया ये मामला अब सेटल होगा या नहीं। वेलकम बैक। खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान नाराज, टिकट्स के हवाले से टिकट्स की तकसीम पर मुलाकात जारी है, क्या मामला तय पाएंगे या नहीं, इस पर बात करते हैं। इन फोकस है एडवोकेट नियाजुल्लाह नियाजी साहब, तर्जुमान हैं इमरान खान साहब के। बेहद शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस। नियाजी साहब, ये जो नाराज़गियाँ इस हद तक हैं, लिस्टें तो गई थी इमरान खान साहब के पास और उसके बाद फिर वो वापस भी आई, बैरिस्टर गौहर ने भी बताया, बैरिस्टर सैफ की भी मुलाकात हुई, तो क्या ये उन्होंने पार्टी पे छोड़ दिया था या उनकी जानिब से ये कोताही हुई है कि जो नजरियाती कारकुनान हैं उनको नहीं शामिल किया गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादिया, एक पहली बात तो ये है कि 8 फरवरी 2023 को जो खान साहब को पूरे पाकिस्तान से अवाम ने मैंडेट दिया, उसके साथ अवाम की तवक्कुआत भी बढ़ गई हैं, और ये वहद पार्टी है कि जिसने अपने वर्कर को, खान साहब ने अंदर बैठ के 8 फरवरी के इलेक्शन में मैक्सिमम टिकट वर्कर को दिए गए। अगर परवेज खटक के मुकाबले में आप ग्राउंड रियलिटी पे जाके देखें कि कौन बंदा था जिसने परवेज खटक, फार्मर जो चीफ मिनिस्टर था, उसको इलेक्शन हराया है। तो वर्कर के अंदर जो चीजें भी हो रही हैं जो वो बैठ के खत्म हो जाएंगी, क्योंकि 145 हमारे MP हैं असेंबली में, KPK में। हमारा जो मैकेनिज्म हमने तैयार किया हुआ है कि जो हाउस के अंदर पार्लियामेंट्री पार्टी होगी,
पहले वो सारे टिकट को डिस्कस करेगी। जितने टिकट दिए गए, जिन लोगों के नाम शॉर्ट लिस्ट हुए, उनमें सारी पार्टी का कंसेंसस था, पार्लियामेंट्री पार्टी का। आफ्टर दैट उसके ऊपर हमने एक एपेक्स रखा हुआ है बॉडी, वो है पॉलिटिकल जो हमारी कमेटी है, फिर वो उसको फाइनल करती है, फिर वो खान साहब के पास जाती है। सही। अब खान साहब का रोल तो आपको अभी मैं सुन रहा था अकील साहब की बातें, वो तो 2 साल से वो मुकदमात भुगत रहा है जिनका कोई वजूद ही नहीं है। जो जिस तरीके से उसको आइसोलेशन में रखा गया है, तो वो तो लिस्ट जाके शेयर की बैरिस्टर साहब ने। तर्जमान जो है वो बाहर बैठा है। 24 मार्च 2024 का इस्लामाबाद हाई कोर्ट का लार्जर बेंच का ऑर्डर है। अभी फरमा रहे थे कि जी मुलाकात होती है। भाई 6 लोगों की वकला की मुलाकातें आप जनरल सेक्रेटरी सुलेमान अकरम राजा को नहीं मिलने देते, नियाजुल्लाह नियाजी उसका सपोर्ट पर्सन है उनको नहीं मिलने देते, कल किस और उनकी बहन को नहीं मिलने देते। कल किस बंदे की मुलाकात हुई है? 6 लोगों की जो लिस्ट हाई कोर्ट के मुताबिक जेल अथॉरिटी ने कंसेंट दी, उनकी तो मुलाकात ही नहीं होती। लिहाजा जो वर्कर के दरमियान कोई बात है, अभी पॉलिटिकल हमारी पार्टी की मीटिंग शुरू है, हम आखिरी लम्हे तक चीजों को देखते हैं। और ये नवाज शरीफ जरदारी की पार्टी नहीं है। पिछली दफा मुझे याद है बाई इलेक्शन में डिस्ट्रिक्ट बखर का टिकट था, तो वर्कर ने उसमें एजिटेट किया, प्रोटेस्ट किया। खान साहब ने देखा कि ग्राउंड रियलिटी क्या है, उन्होंने टिकट चेंज कर दिया रात को ही। 21 तारीख को इलेक्शन है, हमारी पार्टी के अंदर तो आखिरी रात तक ही टिकट चेंज हुए हैं और हम हर बात को सुनते हैं। लिहाजा जिस पार्टी ने इतना मैंडेट लिया है, जो अवाम की पार्टी है, जिसके लीडर को आइसोलेशन में रखा हुआ गया है, तो इसके लिए ये प्रोटेस्ट जो है, कोई जो प्रोटेस्ट है वो खत्म हो जाएगा। ये कोई माने नहीं रखता। हमारा एक पूरा मैकेनिज्म प्रोसेस के जरिए हम टिकट दे रहे हैं। अच्छा, लेकिन इरफान सलीम साहब, इनका बड़ा जिक्र है और सोशल मीडिया पर भी इनका बड़ा जिक्र है कि वो एक नजरियाती कारकुन है। 9 मई के बाद ये डटे रहे, झुके नहीं, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, पार्टी नहीं छोड़ी। इनको इग्नोर क्यों किया गया जबकि इनका नाम लिस्ट में मौजूद था? और उन्हीं के हवाले से आप देखें कि कारकुनान इतने ज़्यादा सपोर्टिव हैं। वो कहते हैं कि एक तो टिकट वापस वो दस्तबरदार नहीं होंगे, दूसरा उन्होंने बाकायदा तंबीह की है कि हम वज़ीर आला हाउस की तरफ भी जाएंगे, हम असेंबली के बाहर भी एहतजाज करेंगे जब हम गोली खा सकते हैं। उन्होंने कहा वहाँ पर, यानी जो उन्होंने जिक्र किया जो आप लोगों का लास्ट तहरीक चली थी, तो हम ये सब भी कर सकते हैं। देखें, मैंने आपको कहा है ना कि एक प्रोसीजर के तहत टिकट दिए गए। अब किसी पार्टी के अंदर कोई एहतजाज होता है, ये देखना कि शाम तक, क्योंकि हमारा वर्कर है, वो बिलीव करता है कि खान साहब के साथ हम खड़े हैं और खान साहब का जो हुक्म होगा वो मानेंगे, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। और हमारा वर्कर खान साहब ने जोड़ के रखा हुआ, खान साहब से आगे पीछे कोई भी नहीं जाएगा। ये जो मामलात होते हैं ना, अब मैं आपको बताऊं कि जो बाई इलेक्शन हो रहा है सानिया मिर्जा की सीट पे, वो 21 को है, दूसरे इलेक्शन 31 को है। अब 21 के इलेक्शन के लिए भी 4 लोग हैं। क्या सीट एक है, उन 4 लोगों को 4 लोग इलेक्शन लड़ सकते हैं? अब ये तो नहीं है ना कि आपने एक MNA की सीट के लिए 10 लोगों ने पेपर दिए हैं और 10 के 10 ही खान साहब के साथ खड़े हैं, तो उसमें चीजें तो आती हैं। पार्टी ऐसी है कि मुश्किल हालात में भी पार्टी के साथ लोग खड़े रहे हैं। और अभी भी यही है कि अब मैंने बताया ना कि बाई इलेक्शन में 4 लोगों ने इलेक्शन, मिसाल है उसमें 2, कोई एक साजदा है अपना, इस तरह एक हरीपुर से 4 फीमेल है। तो अब देखिए कि उस 4 फीमेल को टिकट नहीं मिल सकता। लिहाजा ये चीजें जो है ना, जिस तरीके से मीडिया, सोशल मीडिया पे आ रही है, ये शाम तक खत्म हो जाएंगे। अच्छा, ठीक है, ये मतलब पार्टी मजबूत है KPK के अंदर। अच्छा, तो अब ये बताएं कि ये जो फॉर्मूला तय हो रहा है ताकि बिला मुकाबला मुंतखब हो जाए सब के सब, और ये खैबर पख्तूनख्वा की वज़ीर आला की मुलाकात भी हुई है अपोजिशन रहनुमाओं से, और ख़बर यही है कि फॉर्मूला तय हो गया है, ताहम अभी इसका ऐलान नहीं हुआ। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि क्या इसके लिए इमरान खान साहब राज़ी थे कि अपोजिशन के साथ ये तमाम तर मामला तय कर लिए जाएं? देखें, हमारी एक हुकूमत एक सूबे में मौजूद है, बाकी सूबों में आपको पता है कि हमसे फॉर्म 47 के जरिए तमाम इलेक्शन छीन लिया गया। आपको पंजाब की सूरत हाल का पता है, आप जहां बैठी हैं, सिंध में बैठी हैं, जैसा बैठे,
आपको कराची के हालात का भी पता है कि वहाँ 20 सीटें 20 बल्कि 24 सीटें पीटीआई की थी जो छीनी गई। आपको बलूचिस्तान का भी पता है। अब एक सूबे में हमारी हुकूमत है, अभी पूरी कोशिश थी कि इन वोटरों को भी डिस्टर्ब किया जाए। लिहाजा जब हमें ये पता था कि ये 5 सीटें जो फार्मूला के तहत 6 सीटें हमें आ रही, ये मिलनी है, लिहाजा एक चीज पे इत्तेफाक किया गया कि हर चीज से बचने के लिए अपने इसमें जो पता होता है कि जी वोट शायद कहीं और चला जाए किसी वजह से, तो ये फार्मूला फॉर द बेस्ट है डेमोक्रेटिक प्रोसेस के लिए। अदरवाइज लोग वोट अपना बेचते हैं और दूसरी जगह पे चले जाते हैं। इंडिपेंडेंट भी हो गए लोग, जिस तरह इलेक्शन कमीशन ने फैसले किए। तो मेरा ख्याल है कि इस प्रोसीजर में खान साहब ने कहा है कि आप अपनी सीटें अगर मिल रही हैं तो ठीक है, आप अपनी सीटें लें। हमारी सीटें अकॉर्डिंग टू फार्मूला जो बनती हैं वो आप ले रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी एक सीट मजीद बनती थी जो शायद नहीं ली गई। लेकिन जो सीटें 6 ली गई हैं वो सीटें हमारी हैं जो उनको मिल रही हैं। वो अब हम अगर पीछे चले जाएं तो अब हम कहते हैं कि कौन सी रिजर्व सीटें इनकी थी। आपको ही पता है जिस तरीके से फैसले हुए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला। ठीक है, तो फिर इमरान खान साहब ने मामला फहमी, ये मामला फहमी थी कि जिसकी वजह से उन्होंने ये समझा कि जितनी हमारी बनती हैं कम से कम वो तो इस तरह से मिल जाए। सो मैं यही जानना चाह रही हूँ कि ये जो मामला फहमी है ये फिर दीगर हालात के लिए क्यों नहीं इमरान खान साहब उस पर अग्री कर रहे हैं? क्योंकि रिसेंटली जो आखिरी उनकी तरफ से उनके एक्स प्लेटफॉर्म पर बयान आया उसमें एक मरतबा फिर उन्होंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का नाम लिया। उन्होंने कभी उनकी बहन ने कभी जेल सुपरिटेंडेंट का जिक्र किया, कभी किसी और का जिक्र किया। तो मज़ाकरात के लिए क्यों नहीं राजी हो रहे? पहले कहते हैं कि हम फैसला साजों से करेंगे, फिर उन्हीं फैसला साजों को मुर्द इल्जाम भी ठहराया हुआ है। देखिए मैं बताता हूँ, फैसला साजों को कभी भी ये नहीं कहा। इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट, मैं पाकिस्तान का फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हूँ, पाकिस्तान के मफाद की खातिर एस्टेब्लिशमेंट तो क्या, पाकिस्तान की कोई पॉलिटिकल पार्टी भी अब मुझसे मुज़ाकरात करना चाहती है कि मुल्क के मफाद के लिए मैं मुज़ाकरात करूँ तो मैं करूँगा। दूसरी बात रह गई आपकी कि मुज़ाकरात आपने पेशावर का फार्मूला तय कर लिया, जहाँ का क्यों नहीं किया आपने इलेक्शन। अब मैं शुरू तो लंबी हिस्ट्री हो जाएगी। नहीं सर, आपने कहा मैं अभी पर आ जाता है, बिल्कुल सही है। तारीख तो सबको याद है, कोई इतनी पुरानी तारीख तो है नहीं है। 2024 8 फरवरी इलेक्शन सबको रट गया है। लेकिन अभी मज़ाकरात के लिए हुकूमत के साथ बैठने को क्यों तैयार नहीं है? जब शाह महमूद कुरैशी साहब ने एंड उनके साथ जितने असीरान हैं उन्होंने ख़त भी लिखा कि मज़ाकरात भी होने चाहिए और इसी के साथ साथ जो है वो आपकी जो सियासत है मज़ाहमती वो भी चलनी चाहिए। अच्छा एक बात सुने, जितने मुश्किलात से पार्टी गुजर रही, शाह महमूद कुरैशी, वो खत की सबूत तो बाद में पता चलेगा कि खत लिखे गए क्या लिखवाए गए। अभी है कि इसके लिए आपको पार्टी को इस मुश्किल वक्त के दौर में 2 साल से सिर्फ पार्टी तो नहीं, पार्टी का लीडर भी अंदर है और पार्टी के लीडर से 2 दफा मुज़ाकरात का हमने कहा कि आप मुज़ाकरात करते हैं तो उस कमेटी से मुज़ाकरात फाइनल नहीं होंगे। जो देखिए मुज़ाकरात इस सभी तो बैठ के साथ, अब हम कहते हैं जी 26वीं तरमीम खत्म की जाए, हम कहते हैं कि जी हमारा चोरीशुदा मैंडेट वापस दिया जाए, तो हम जाके उस मुज़ाकरात को फाइनल किससे करेंगे? वो कहते हैं कि हमारी ये शरायतें हैं कि 5 साल तक हमें हुकूमत करनी दी जाए, हमें ये करना दी जाए, वो तो ये कह रहे हैं। तो ये हम किससे जाके फाइनल करेंगे? इमरान खान से। तो मुज़ाकराती कमेटी ने 2 दफा कहा कि हमें खान साहब से मिलने की इजाजत दी जाए, तो उस मुज़ाकराती टीम को नहीं बुलाया जाता। एक दफा इनसे मुज़ाकरात चले, 2 महीने चलते रहे, आपने सुना था मुज़ाकरात नाकाम हुए कि इन्होंने इमरान खान से उस टीम को नहीं मिलने दिया। क्या इमरान खान से जाके ये शरायत मनवा के, ये आपके मीडिया पे चीज है। दूसरी दफा सलामती कौंसिल की एक मीटिंग थी जो कितने क्राइसिस से मुल्क गुजर रहा था, जिसके लिए इमरान खान ने स्टेटमेंट भी दिया कि इस मुल्क और इस अफवाज के लिए, अफवाज पाकिस्तान के लिए मेरी जान भी हाजिर है और इस मुल्क के लिए मेरी जान हाजिर है। अगर मेरी जान की जरूरत अफवाज पाकिस्तान की ज्यादा, मेरी जान की जरूरत कम में उसकी ज्यादा है। और मुल्क के लिए क्या एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है जिसके फॉरेन पॉलिसी, मुल्क के अंदरूनी हालात, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, सारी चीजें डिस्कस होनी थी, तो इन्होंने इजाजत ही नहीं दी। तो मुज़ाकरात भी फेलियर ऑन द पार्ट ऑफ हुकूमत, जो 47 की हुकूमत बैठी है वही मुज़ाकरात से भागी है। नियाज़ी साहब, यहाँ पर पहले एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद हम अपनी गुफ्तगू यहीं से जारी रखेंगे।
वेलकम बैक। इन फोकस हैं, तर्जुमान हैं इमरान खान के एडवोकेट नियाजुल्लाह नियाजी साहब। ये 5 साल हमें हुकूमत करने दी जाए, ये किसने कहा था? उस मुज़ाकराती कमेटी ने जो हुकूमत की थी। मैं हुकूमत के वो तो ये चाह रहे हैं ना कि हमें अपना टेन्योर पूरा करने दिया जाए। वो तो 5 साल क्या, वो तो चाहते हैं हम कुछ 27वीं तरमीम के साथ वन टाइम असेंबली को वैलिडेट कर दें मजीद। वो तो देखें एक सिस्टम जो चल रहा है, क्योंकि इमरान खान ने इस अवाम से वोट लिया जो कि मैंडेटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट ऑफ वोट, अवाम ने उस पर एतमाद किया। अब सिस्टम चाहता है कि जी इमरान खान को सिस्टम से माइनस किया जाए। इस वजह से इमरान खान की पॉपुलैरिटी जो है वो ग्राफ आपको भी नजर आए, सबको नजर आए। और मेरा ख्याल है इस चीज पे हमें आप इत्तेफाक कर लेना चाहिए कि हूसोएवर जो पार्टी भी है जिसको वोट मिलता है, अवाम के मैंडेट का आईन पाकिस्तान कहता है कि उसके वोट का एहतराम किया जाए, क्योंकि मेन स्टेक होल्डर ही आपकी अवाम है। लेकिन हम क्या करें कि जिनके पास मैंडेट नहीं, उनके पास हुकूमत है और उनको आपकी फिक्र नहीं है। मुल्क में अब जो हालात पैदा हुए हैं, वो अगर अवामी नुमाइंदे होते तो आज न किसान रोता, न महंगाई होती, न ऐसे हालात होते, तो क्योंकि उनको परवाह नहीं, अवामी नुमाइंदे ही नहीं है। तो नियाज़ी साहब मुझे ये फिर बताइए ना कि जब सारे मामलात जब ये तय हो गया और इमरान खान साहब ने कह दिया कि अब मुज़ाकरात नहीं हो सकते, सबको आजमा लिया और अब जो है वो सड़कों पर एहतजाज होगा और 5 अगस्त जो होगी वो पीक होगी, और फिर अली अमीन गंडापुर साहब ने 90 दिन की एक पूरी तहरीक का बाकायदा लाहौर जाकर ऐलान भी कर दिया। सो व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग इन दिस तहरीक? 5 अगस्त को इसका क्लाइमैक्स कैसे होगा? बैरिस्टर अकील जो आपसे कबल आए थे वो तो कहते हैं कि पार्टी इतनी तितर बितर है कि तहरीक होगी नहीं इनकी, ये सिर्फ तारीखों पर तहरीक चल रही है। कभी कहते हैं ईद से पहले, फिर ईद के बाद, फिर बकरा ईद के बाद, फिर आशूरे के बाद, और अब फिर 90 दिन। आप अगर बैरिस्टर अकील साहब के सामने तो मुझे बिठा देते ना, तो मैं उसको हर बात का जवाब देता कि उस पार्टी इतने आप खैफजदा हैं एक आदमी से कि अब वो जेल में भी पड़ा है, लेकिन आपने आईन पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ कर दिया है। यानी एक आदमी का रास्ता रोकने के लिए आपने 26वीं तरमीम भी कर दी, आप आगे फर्दर कुछ 27वीं तरमीम का भी सोच के बैठे हैं, और आप उसको मिलने तक नहीं देते कि उस खान साहब जो जेल में है, जिसके लिए हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया है, वो पार्टी उससे जाके शेयर तो करे। उसका स्पोक्स पर्सन, उसका जनरल सेक्रेटरी, उसकी पार्टी की लीडरशिप, आप इनसे पूछें कि हर थर्सडे का कैजुअल है, आप इमरान खान को मिलने देते हैं? आप जब उसको नहीं मिलने दे रहे, जो उसका राइट है, जहां जेल अथॉरिटी ने कंसेंट दी है, जहां आप लोगों के ऊपर 8-8, 10-10 पर्चे, मेरे जैसे वकील के ऊपर आप टेररिज्म के पर्चे करते हैं, तो कहते हैं जी पार्टी तो बकरा ईद है, फलां पार्टी तो नहीं निकली। भाई आप कर क्या रहे हैं? आपके पास मैंडेट नहीं है मेरे भाई, आप अवाम के नुमाइंदे नहीं हैं। ये सबको पता है कि 8 फरवरी को फॉर्म 45 पे कौन जीता है। सर तो तहरीक का तो बताइए ना, लोग ये जानना चाहते हैं कि फिर ये तहरीक चल रही कि नहीं। हमें बड़ा दुख होता है कि लोग इस तरह बैठ के, जिनके पास कोई मैंडेट नहीं हुआ, कि ये स्टेटमेंट देते हैं इमरान खान को ये सहूलत दी गई। भाई इमरान खान को आपने आइसोलेशन में रखा हुआ है, आप उसको क्या समझते हैं कि वो घबराया है 2 साल? आपका लीडर तो जाके वोट की इज्जत दो का नारा लगा के भाग के चला गया था। अब वो सिस्टम वो क्या कहता है? वो तो अवाम की जंग लड़ रहा है, आपकी जंग लड़ रहा है, आपके बच्चों की जंग लड़ रहा है। उसकी जाती कोई जंग नहीं है, ना वो इंडस्ट्रियलिस्ट है, ना वो सरमायादार है। तो आप, मेरा ख्याल है मीडिया को भी ये चीज पॉजिटिव करनी चाहिए कि इमरान खान जो जंग लड़ रहा है आइन की बालादस्ती, कानून की हुक्मरानी, रूल ऑफ लॉ की, उसमें उसका साथ देना चाहिए। उसमें मुल्क का, स्टेट के आर्गन्स का भला है, मुल्क मजबूत होगा। इस टाइम वो 4 सूबों की जमात है, तो हमें कहते हैं जी आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। अब खान साहब ने 5 अगस्त डेट दी है। हम लोगों को, आपको, मीडिया को, सिविल सोसाइटी को मोबिलाइज करने के लिए कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन आप अगर लोगों के ऊपर घरों में पहले छापे कर दें, और अभी आपको इस्लामाबाद का वाकया सुनाऊं, इस्लामाबाद में जो लोगों के खिलाफ, बेगुनाहों के खिलाफ 26 नवंबर पर्चे दिए गए, अब उनको दोबारा उठाना शुरू कर दिया है। तो अब देखिए, आपने जो आईन है, कानून है, यहाँ कोई नजर नहीं आ रहा। जुडिशरी जो है वो 26वीं तरमीम के बाद कंप्रोमाइज हो गई। इमरान खान का अलकातिर का केस
लग नहीं रहा। ठीक है, तो अब ये आप जो कह रहे हैं कि वही हुकूमत का वही न्याजी साहब आपने कहा हुकूमत का वही वतीरा है कि तहरीक से पहले लोगों के घर में छापे मारे जा रहे हैं और उनको उठाया जा रहा है या उन पर पर्चे किए जा रहे हैं। अब देखना ये है कि आपके लीडर की कॉल है कि 5 अगस्त इसे उरूज पर लेकर जाना है, किस तरह से पार्टी इसको मुमकिन बना पाएगी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन द शो। यहाँ पर एक ब्रेक लें, ब्रेक के बाद जब हाजिर होंगे तो ये जो हालिया बारिशें हैं और जो मानसून है इस वक्त पंजाब में जिससे काफ़ी तबाहकारियाँ हुई हैं, ये क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट है। पाकिस्तान ने IMF से क्लाइमेट चेंज के हवाले से भी बात की, वो जो अप्रूव भी हुआ है और जो ट्रांच भी है उसका हम क्या करें कि मिनिमम लोगों को और इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचे, इस पर बात करेंगे राइट आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। पंजाब में बारिशों की तबाही और क्लाइमेट चेंज पर हम देख रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर भी, वज़ीर आला पंजाब भी NDMA और PDMA के दौरे कर रहे हैं और हर मुमकिन कोशिश के लिए वो कहते हैं ताकि मिनिमम डैमेज हो सके। लेकिन बात है क्लाइमेट चेंज की और जिसके जो चैलेंजेस हैं वो कई गुना ज़्यादा हैं। क्या हम उन चैलेंजेस से निमटने के लिए वो तमाम काम कर रहे हैं? डू वी हैव दैट मिक्स और नॉट? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर ज़ैनब नईम, एक्सपर्ट हैं ऑन क्लाइमेट चेंज। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। डॉक्टर ज़ैनब, अनफॉर्चुनेटली कह दें या हम ये कह दें कि वाकई जैसे कहते हैं ना कि आपकी इतनी गहरी नज़र थी कि आपने पहले ही अपनी किताब में भी ये प्रिडिक्ट किया था कि क्लाउड बर्स्ट भी होंगे, हीट वेव्स भी आएंगी और इसी तरह फ्लैश फ्लड्स भी आएंगे, और यही कुछ हम अब देख रहे हैं। तो क्या हमने क्लाइमेट चेंज का लफ्ज़ तो सीखा, लेकिन उसके जो असरात हैं उससे निमटने के लिए जो कुछ हमें करना था वो चेंजेस आप देख रही हैं, या वो जिसे कहते हैं ना उस मिजाज में हम अभी तक ढलना शुरू हुए हैं या नहीं? जी बहुत शुक्रिया। बिल्कुल 2 साल पहले जो रिपोर्ट लिखी थी उसमें ये प्रेडिक्ट किया था, लेकिन मैं अकेली या इकलौती वो रिसर्चर नहीं थी। मुझसे पहले बल्कि बहुत सदियों पहले से साइंसदान चीखना शुरू कर चुके थे कि ये साउथ एशिया का जो खित्ता है ये वल्नरेबल है, यहाँ पे क्लाइमेट चेंज के असरात आएंगे और हमें पहले से मुहतात हो जाना चाहिए। हमें ऐसी पॉलिसीज ले आने चाहिए जो क्लाइमेट चेंज को जो है हम निमट सके उससे। लेकिन मेरे ख्याल से अवेयरनेस तो 2015 के बाद जब वो पेरिस एग्रीमेंट हुआ उसके बाद काफ़ी हद तक आई। हमने मिनिस्ट्री बना दी, हमने उस पर काम शुरू कर दिया, पॉलिसीज हम बहुत अच्छी बना रहे हैं, पर मसला जो है वो है इन्फोर्समेंट का। मसला है कि हम उसका इत्तलाब कैसे करें। गवर्नेंस, लोकल गवर्नेंस सिस्टम के थ्रू पॉलिसी इंप्लीमेंट होती है, आपकी आवाम तक जाती है। जब तक वो नहीं सिस्टम इन प्लेस होगा, आपकी जितनी अच्छी पॉलिसीज हो वो इन्फोर्स नहीं होंगी, तब तक फायदा नहीं है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे हमारी प्लानिंग और पॉलिसी तो बेहतर है, लेकिन एनफोर्समेंट की और जो है वो उस तरफ रुझान अब गया नहीं है, जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा भुगत रहे हैं। ओके, लेकिन ये जो आप आम अल्फाज में अगर हम कहें कि इन्फोर्समेंट नहीं हो रही पॉलिसीज़ की, तो थोड़ा सा हमें बताइएगा, क्या आपका मतलब ये है कि जैसे हम अर्बन फ्लडिंग का एक फैक्टर देखते हैं उसमें हमें ये नज़र आता है कि सोसाइटीज़ पूरी सबमर्ज्ड हैं पानी में, और शायद इन सोसाइटीज़ के अंदर ये पहले वाटरवेज किसी ज़माने में रहा करती थी। कराची में तो हमने देखा ये सब कुछ हुआ है, और आज भी कई ऐसी सोसाइटीज़ हैं जो कि उन पानी की गुजरगाहों पर बनी हुई हैं। पंजाब में भी यही सूरत हाल है? जी बिल्कुल, पंजाब के आपके पूरे मुल्क में नॉर्थ में चले जाएं वही सूरत हाल है। सिंध को और बाकी जगह तो आप छोड़ दें, हर जगह यही सूरत हाल है। मामला ये है कि आपकी कंस्ट्रक्शन जो है, बिल्कुल जो मेरी रिपोर्ट भी है उसमें भी हमने ये बताया हुआ है कि कुछ शहर ऐसे हो जाएंगे जहां गर्मी इतनी शिद्दत इख्तियार कर जाएगी कि वो काबिल बर्दाश्त या रहने के काबिल नहीं रहेंगे, और उसकी वजह से वहाँ शदीद बारिशें भी हो सकती हैं जो शहरों में कैपेसिटी नहीं रहेगी उस पानी को एब्जॉर्ब करने की। तो ये सारा हमने मेंशन किया है। अब मसला ये है कि आप देखें नॉर्थ जाएं, वहाँ पे दरियाओं के ऊपर हम जो सैलाब आते हैं वो होटल बह जाते हैं, दोबारा हम वही बना लेते हैं। क्यों दोबारा वो बन रहे हैं, जबकि आपको पता है 2010-11 के सैलाबों से वो होटल्स तबाह होते हैं और फिर बन जाते हैं। हम इजाजत क्यों दे रहे हैं? दूसरी बात ये, आपके शहरों पे जब नदी नालों के ऊपर, इस्लामाबाद में कभी पानी खड़ा ही नहीं होता था, सूबों की बात तो आबाद में कर ली, ये प्लांट सिटी है। अब आके इस्लामाबाद में पानी खड़ा हो जाता है, सैलाबी सूरत हाल बन जाती है, लोग फंस जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने नदी नालों की गुजरगाहों
जगहों पे कंस्ट्रक्शन खड़ी कर दी, किसी ने पूछा नहीं, कोई एनओसी इश्यूज हो जाते हैं, सोसाइटियां बन जाती है। अभी आप हाउसिंग सोसाइटीज बन रही हैं, दरख्त पूरे पूरे जंगलात मिटा के हाउसिंग सोसाइटीज हम बना रहे हैं। हमने शहरों के बफर जोन, शहरों के लंग्स या सांस लेने के लिए जो ग्रीन स्पेस होती है जहां पे दरख्त होते हैं, वो खत्म कर दी है। अभी इतने 100 साल पुराने आप दरख्त काट के आज आप दरख्त लगाएं और सोचें जी हमने शजरकारी मुहिम कर दी और यहाँ क्लाइमेट एक्शन कर दिया, इसका अभी तो कोई फायदा नहीं आएगा। हाँ, अगले 15-20 सालों में शायद आप कोई अच्छा असर देखें, फिलहाल तो नुकसान है सर। तो फिर डॉक्टर सैनब मुझे ये बताइएगा, जैसे क्लाउड बर्स्ट एक फिनोमेना है, आज से नहीं पिछले 2-3 सालों से हम सुन रहे हैं कि मुताल्लिका इलाकों के डीसीस ये कहते हैं कि ये एक्चुअली क्लाउड बर्स्ट था। सो नाउ हाउ टू मिटिगेट दिस, या कैन दिस बी ऑफ एनी यूज, कि इसको किसी पॉजिटिव तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि वैसे पूरे साल हम पानी की कमी और बिजली की कमी पर रोते रहते हैं। देखें, अभी अमेरिका में सैलाब आए, वहां पे भी क्लाउड बर्स्ट हुए, ठीक है, लेकिन हम कह देते हैं वो डेवलप कंट्री है, वो कवर कर जाते हैं। पर और ममालिक में भी जहां क्लाउड बर्स्ट होते हैं, वहां के सीवेज सिस्टम की खराबियां एकदम निकल के बाहर नहीं आती। वहाँ पे जो आपके दरिया हैं उनके अंदर सारा वेस्ट डंप नहीं हो रहा होता। क्लाउड बर्स्ट से वक्ती तौर पे नुकसान होता है, लेकिन वो जल्दी रिकवर कर जाते हैं। हमारे यहाँ क्लाउड बर्स्ट तो बाद की बात है, 2-3 दिन अगर बारिश हो जाए वैसे ही, तो आपके सीवर्स और ये सारे जो आपका निज़ाम की जो खराबियां हैं वो उभर के बाहर आ जाती हैं। तो मेरे ख्याल से वो क्लाउड बर्स्ट होंगे, मजीद होंगे, सैलाबी रेले आएंगे, लेकिन जो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे जो कमियां हैं, आपके नदी नालों की सफाइयां जरूरी हैं, आप इंश्योर करें। लई में कभी मछलियां बहती थी, कुरंग में मछलियां बहती थी, समा में बहती थी, और यही दरिया आगे समा तलागंग में आगे दरियाए सिंध से मिलता है, रास्ते में सारी आपकी ज़रई ज़मीनें आती हैं, उनको ये फीड करता है। तो सोचे जो कंस्ट्रक्शन यहाँ हुई भी है, जो गंद हम डाल रहे हैं वही हम अल्टीमेटली खा रहे हैं। हम अलाउ ही क्यों कर रहे हैं इस किस्म के काम? डंपिंग को रोकें, वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम इंप्रूव करें। और इसका आप हल पूछ रही हैं, एक कॉन्सेप्ट होता है, उसको हम कहते हैं स्पॉन्ज सिटी कॉन्सेप्ट। स्पॉन्ज सिटी का मतलब होता है, आपको पता है कि बारिशें शदीद होनी है, आपको अपने शहरों में जमीन को इस काबिल बनाना है कि जज्ब करने की सलाहियत उसमें मौजूद हो। आप फर्टाइल सॉइल, आप ये ग्रीनरी, ग्रीन बेल्ट्स इंप्रूव करते हैं, छतों पे आप रूफटॉप गार्डनिंग करते हैं और पानी को कलेक्ट करने के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं। छोटे छोटे स्टेप्स हैं जिनको लेने की जरूरत है। मेरे ख्याल से अगर ये हम आज लेते हैं तो अगले 5-10 सालों में आपकी टॉक शोज में ये हेडलाइंस नहीं आ रही होंगी कि जी सैलाबी सूरत हाल है और रेस्क्यू हो रहे हैं और शहर तबाह हो रहे हैं। ये आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। एज वी स्पीक आप क्या देख रही हैं कि अभी ये मानसून के सीजन जब तक रहेगा, जब तक इसी किस्म की हम तबाहकारियां देखते रहेंगे? देखिए, अभी तो डिजास्टर आ गया है और मेरे ख्याल से अभी भी हम अगर क्लाइमेट इमरजेंसी का निफाज इस तरह से करें, रेन इमरजेंसी लगी हुई है, कुछ सूबों में है, कुछ में नहीं है, वेट कर रहे हैं वो भी कि आए तो हम लगा देंगे। क्लाइमेट इमरजेंसी का निफाज ऐसे होता है कि फिर आपके सारे इदारे इंक्लूडिंग मीडिया सब अवेयरनेस करना शुरू कर देते हैं। अर्ली वार्निंग सिस्टम फाल बनाए जाते हैं कि अवाम को पता हो सैलाबी रेले आने हैं, वहाँ पे छुट्टियाँ, आजकल आपने घूमने फिरने नहीं जाना, घरों में रहें, आप जो है किस तरह से पानी सेव कर सकते हैं। तो ये पूरी प्लानिंग होती है। अगर ये अभी भी हो जाए तो आपकी बहुत सी तबाहकारियों से आप बच सकते हैं। तो फिलहाल तो आपकी रिएक्शनरी पॉलिसी की जरूरत है, लेकिन आइंदा आने वाले सैलाबों से बचने के लिए जरूरी है कि आप अभी से उसकी प्लानिंग करें, क्योंकि ये आफात अब होंगी, इनको फिलहाल रोका नहीं जा सकता, लेकिन इनसे बचने के लिए इकदाम जरूर किए जा सकते हैं। तो क्योंकि बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि बचने के इकदाम किए जा सकते हैं, तो इसमें एक पूरी ट्रांसफॉर्मेशन फिर हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में भी आनी होगी, because until now we still study in Pak studies कि we are an agri based economy। जी, आपका एग्रीकल्चर सेक्टर इस वक्त सबसे ज्यादा तबाहकारियों से जो है वो गुजर रहा है। आप देखें, अभी तो सैलाब आए हैं, मौसम बहार में यालाबारी इस किस्म की होती है कि खड़ी फसल तबाह हो जाती है और उस पर किसान बेचारा क्या कर सकता है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर मोस्ट वल्नरेबल है इस वक्त। आपके किसान तक अगर आपकी अच्छी पॉलिसी पहुंच नहीं पाएगी तो वो क्या करेगा? किसानों को जरूरत है कि किस तरह से आपने एग्रीकल्चर को क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर की तरफ जाना है, उसमें वहाँ टेक्नोलॉजी कौन सी आनी चाहिए। मेरे ख्याल से
एग्रीकल्चर पॉलिसी या एग्रीकल्चर सिक्योरिटी और सेफ्टी इस वक्त प्रायोरिटी पे होनी चाहिए, वरना आप अपनी आवाम को फीड कैसे करेंगे। सैलाब में चलें तो कुछ कहा जाता है सैलाब आता है तो किसान खुश हो जाते हैं, जमीन जरखेज हो जाती है, पर जो फसल तबाह हो जाती है वहां पे फूड इनसिक्योरिटी पैदा हो जाती है, उसको कैसे केटर करना होता है, आपकी एक्सपोर्ट तबाह हो जाती है, कैश क्रॉप खड़े हुए तबाह हो जाते हैं। मेरे ख्याल से हम अभी भी ना, हमारी प्रायोरिटी है क्लाइमेट एक्शन है, लेकिन सेक्टर वाइज प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए हम उसको अंडरस्टैंड ही अभी तक नहीं कर पा रहे, तखमीना ही नहीं लगा पा रहे लॉस एंड डैमेज जो हमें इस वक्त इम्पैक्ट कर रहा है। तो फिर जो इतनी बड़ी क्लाइमेट चेंज की वजारत भी बना ली गई है और गाहे बगाहे हम उसका जिक्र भी बड़ा सुनते हैं, तो क्या उन्होंने एक्सपर्ट्स ऑन बोर्ड नहीं लिए हैं? देखें, क्लाइमेट चेंज की वजारत बिल्कुल बनाई गई है और वो अपनी कैपेसिटी में रहते हुए वो कोशिश कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हिम्मत दिखा रहे हैं लिमिटेड बजट में रहते हुए जितना वो कर सकते हैं। और वजारत बने अभी बहुत ज़्यादा दिहाइयाँ नहीं गुजरी, आपकी अवेयरनेस आहिस्ता आहिस्ता आ रही है, बिल्कुल उन्होंने एक्सपर्ट ऑन बोर्ड किए हैं, लेकिन देखिए ये एक्सपेक्ट करना कि पिछले दिहाइयों की मिस प्लानिंग हम 5-10 सालों में ठीक कर दें, ये भी मेरे ख्याल से प्रैक्टिकल हमारी वो अप्रोच नहीं है। दूसरी बात ये कि अभी वजारत तो आपके फेडरल लेवल पे है, क्लाइमेट चेंज अब आपका सूबाई सब्जेक्ट है, तो सूबाई लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, सिटी लेवल पे प्लानिंग कैसे हो रही है, अब उसकी बारी है। क्लाइमेट एक्शन प्लान आपके सिटी लेवल पे मौजूद होना चाहिए, जो कि नहीं है, अभी सिर्फ कराची का बना है और एक आध शहर का और का बना है, लेकिन उस पर इन्फोर्समेंट कैसे है, कौन से इदारे होने चाहिए, उसकी फाइनेंसिंग कैसे होनी चाहिए, ये सारी चीजें अब आपकी बॉटम अप अप्रोच होनी चाहिए। मिनिस्ट्रीज टॉप पे देख रही हैं, पर बॉटम अप अप्रोच क्या है, आपके शहरी किस तरह से सेफ होते हैं, ये जिम्मेदारी तो सूबों और आपके शहरी एडमिनिस्ट्रेशन पर आती है, जिनको ये इन्फोर्स करने की जरूरत है। सही, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर ज़ैनब फॉर बीइंग विद अस ऑन द शो। इसी के साथ प्रोग्राम ख़त्म होता है, कल फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।